हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग है जो आपके इस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट क्वालिफाई करने को लेकर और साथ में बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हो तो आपको दिया जा रहा है 20 प्लस प्रैक्टिस सेट जो सिर्फ आपको मिलेगा सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई कमी नहीं रखना चाहते हो अपने तरफ से, बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो आपको दिया जा रहा है टॉपिक वाइज थ्योरी सिर्फ आपको 151 रुपये में। अगर आप चाहते हो दोनों लेना तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया पे करना पड़ेगा जो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हो तभी आप मुझे मैसेज करना। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? मतलब आपको बताना है कि थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा नियम नहीं दिया गया था। आपने क्लास सीटेट में पढ़ा भी होगा तो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या ऑप्शन डी अभिवृद्धि का नियम। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तभी आप आंसर टेक आउट कीजिएगा। तो आपको पता होगा थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के आपके 3 नियम दिए गए थे। कौन-कौन सा? तो पहला आपका था प्रभाव का नियम, सेकंड था तत्परता का नियम और थर्ड आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, 3 प्रभाव थे जो आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे, लेकिन लॉ ऑफ एटीट्यूड आपके थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसमें आपको सेम क्वेश्चन, ऑप्शन और साथ में आपको व्याख्या मिलेगा जिससे आप आसानी से पढ़कर सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 5 गौण नियम भी थे जिसमें आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड था, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स था, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी और लॉ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और लास्ट में लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंज था जो आपके थॉर्नडाइक द्वारा 5 गौण नियम थे। ये आपके मेन नियम होते हैं और 5 आपका गौण नियम है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलर तथा कोपका के अनुसार सीखना क्या होता है? ऑप्शन है अनुकरण, प्रयास, सूझ या ऑप्शन डी एक्सरसाइज। तो आपको पता होना चाहिए कॉलर, कोपा और आपका वर्धमान के अनुसार सूझ द्वारा कोई भी इंसान सीखता है। मतलब इनका कहना का था जब आप इंसाइट करते हो, इंसाइट द्वारा बच्चे सीखते हैं और आप किसी इंसाइट के द्वारा ही आप सीख सकते हो। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकालने से होता है। कॉलर ने किस पे प्रयोग किया था? तो कॉलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर बंद कर दिया और उसके 2 छड़ी में इस प्रकार रखी गई थी जो एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था। इसने कॉलर ने पूरा अच्छे से प्रयोग किया था, आपने पढ़ा होगा सीटेट में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। जब आप इसे अच्छे से जब इसे रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि सूझ क्या होता है, इनसाइट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इनसाइट। क्योंकि मैं पूरा पढ़ने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं पूरा डिफाइन को नहीं पढ़ रहा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक किसे माना जाता है? ये सवाल आपके साइकोलॉजी स्टेट 2023 में पूछा गया था कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है नोआक, वाइगट्सकी, पियाजे या ऑप्शन डी गोल्सफ्लेड। बात की जाए सामाजिक निर्माणवाद के तो जनक आपके वाइगोत्स्की को माना जाता है जो आपके सामाजिक दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उन्होंने प्रस्तुत किया था। वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। मतलब इनका कहना था कि जब बच्चे समाज में रहते हैं तो जो उनके बीच अंतःक्रिया होती है तभी बच्चे देखकर सीखते हैं। इसलिए इन्होंने समाजवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विकास का विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये भी सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया था पेपर 2 में। ऑप्शन है संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, या ऑप्शन डी अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो अनियंत्रित एवं स्वस्थ होना विकास की विशेषता नहीं मानी जाती है। जब आप किसी विशेष में अनकंट्रोल हो और अनइंडिपेंडेंट हो जाओ, वो आपका स्पेशल करैक्टर नहीं माना जाता। आपके डेवलपमेंट के अंदर ऑन कंट्रोल को नहीं माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और आपको विशेषता नहीं है, आपको बताना था। क्वेश्चन 5 कह रहा है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बिहार स्टेट में 4 से 5 क्वेश्चन और आपके बीपीएससी टीचर 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से और आपके बुक के लेखक किसे माना जाता है, इससे का सवाल पूछा गया था। आप जाकर पेपर चेकआउट कर सकते हो। आपको बताना है कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है। ऑप्शन है हॉरलॉक, कॉल्टन, वुडवर्थ, या ऑप्शन डी आपका रॉस। काफ़ी फेमस बुक है हेरिडिटरी जीनियस, जिसके लेखक आपके गॉल्टन को माना जाता है, जो आपके फ्रांस के प्रथम मानव वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत विशेषताओं को आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। उन्होंने अपने इस अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में अपनी व्यक्तिगत आनुवंशिकता के बारे में बताया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो सिर्फ वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया जाएगा। तो अभी जाकर वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर किसे माना जाता है? अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को, एप्लीकेशन को, या ऑप्शन डी एवोल्यूशन को। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर आपको ज्ञान को माना जाता है। ब्लूम का वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र आता है, सेकंड पे आपका इमोशन आता है, और थर्ड पे आपका साइकोमोटर, जो आपके शारीरिक कौशल को निर्धारित करता है। जितने आप काम करते हो कोई भी, आपको शारीरिक साइकोमोटर भी दो टाइप का होता है। एक आपका जो छोटा-मोटा सूक्ष्म काम होता है और एक आपका भारी कौशल होता है, वो आपके साइकोमोटर के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, नॉलेज जो है आपका न्यूनतम स्तर के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन दिया गया, सबसे पहले आपका ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है, जिससे आप इवोल्यूशन कहते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है फीडबैक, ऑप्शन बी है रीप्लानिंग, ऑप्शन सी है रीफीडबैक, या ऑप्शन डी रीटीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान आपके पुनः पृष्टि को माना जाता है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण आपके 6 चरण में सम्मिलित होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, जो इसे आप फ्री फीडबैक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, और 6 चरण का जो आपको नाम दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक क्या है? मतलब आपको बताना है कि गिलफोर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में क्या बताया था। ऑप्शन है श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क, या ऑप्शन डी एक समाधान। तो गिलफर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है, तो उस आवश्यक के समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक का प्रयोग करता है। उस समय के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चिंतन को आप सारी चिंतन, जिसे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं और जिसे आप आउट ऑफ द बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन 9 कह रहा है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं?
ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने नाम सुना होगा, अगर आपने साइकोलॉजी क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। आपको बताना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के मेथड के प्रतिपादक मतलब जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑस्टबोर्न, हॉडलॉक या ऑप्शन डी ऑस्वेल। तो मास्ती के जन्मदाता प्रतिपादक आपके ऑसबॉर्न को माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन संबंधित होता है? सी डी मॉर्गन, ए एच मूरे, या ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी जे एल मोरोनो। बात कीजिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे आप सी डी मॉर्गन एवं एच मुर्गी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रासंगिक परीक्षण का कथनाचक बोध परीक्षण भी कहते हैं। ये परीक्षण व्यक्ति को मापने का एक प्रचलित तकनीक माना जाता है जिसका आविष्कार आपके सी डी मॉर्गन और एन एच मुरे ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ए एंड बी। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था किसे कहते हैं? आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज। आप किसे कहेंगे प्रथम अवस्था क्रिएटिव थिंकिंग का क्या होगा? ऑप्शन है आयोजन, उद्भव, प्रबंधन, या ऑप्शन डी संशोधन। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आपका आयोजन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष और विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने के लिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, प्रिपरेशन। सबसे पहले आप कोई भी काम कुछ नया करने की या कोई कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आयोजन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको उसकी तैयारी करनी होती है। उसके बाद ही कोई आप जाकर संशोधन कर पाओगे, प्रबंधन कर पाओगे या उसका उद्भव कर पाओगे। तो पहला स्टेप आपका प्रिपरेशन होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी इजी सवाल है, आपको आसानी से पता होगा कि स्टिमुलस जो आपका रिस्पॉन्स है किसके द्वारा इसका थ्योरी दी गई थी। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, गेस्टॉल्ट, ए और बी, ये ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, जिन्होंने आपने 3 प्रमुख नियम बताए थे। जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने आपके स्टिमुलस रिस्पॉन्स के 3 थ्योरी दिए थे, कौन-कौन सा? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और आपका प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम आप ज़रूर याद रखिएगा, आपके बार-बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। गलती से आप सी के लालच में मत आ जाइएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर फ्री में चला जाएगा। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर ऐसे कारकों का अध्ययन किया था जो सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों को सीखने को प्रभावित करता है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक आपके निम्न हैं, जैसे आपका व्यक्तिगत कारक, वातावरण कारक, सामाजिक कारक, शारीरिक एवं मानसिक कारक और आपका सफलता और परिणाम जो है आपके व्यक्तिगत कारक को प्रमाण माने जाते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था। ब्रूनर, गार्डनर, वाइगट्स्की, वाइगट्स्की ने सामाजिक विज्ञान का अध्ययन दिया था। तो आपको पता होगा कि गार्डनर और ब्रूनर को लेकर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो जो आपके बहुबुद्धि के सिद्धांत थे आपके गार्डनर ने दिया था। जो मुझे जहाँ तक याद आता है कि 8 से 10 उन्होंने सिद्धांत दिए थे आपके बहुबुद्धि के बारे में। अगर आपको पता होगा तो 8 से 10 जिन्होंने सिद्धांत दिया था सबका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन ने क्या दिया? टू फैक्टर थ्योरी दिया, ग्रुप फैक्टर, मल्टी फैक्टर, या ऑप्शन डी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत दिया था। कौन कौन सा?
तो जी फैक्टर और एस फैक्टर, जैसे जी से आप जनरल फैक्टर बोलते हो और एस से स्पेसिफिक फैक्टर आप बोलते हो। तो इसका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो सामान्य और विशिष्ट के बारे में जो अच्छे से आपको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बीडी किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से, रूसो से, मोंटेसरी से या ऑप्शन डी फॉरवेल? तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन आपके किलपैट्रिक द्वारा किया गया था, जिसकी मूल अवधारणा जॉन डीवी द्वारा तैयार किया गया था। अगर पूछे कि मूल अवधारणा किसके द्वारा तैयार किया गया प्रोजेक्ट विधि का, तो आप आंसर टिक आउट करना जॉन डीवी। बाकी अब पूछा जाए प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, किलपैट्रिक। इसमें लेके बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, इसे आप अच्छे से डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। जब आप अच्छे से डिफिनेशन को पढ़ोगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे।